विदेश मंत्री का कहना है कि विश्व में मोदी के नाम पर हो रहा है जयकार। इधर विपक्ष का कहना है कि नहीं, वो गायब है देश से, देश का काम रुका हुआ है। अब सवाल यही है कि क्या वाकई देश की छवि बदल रही। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन वक्त है आपके सवाल और आपके जवाब का। जी हाँ, जो सवाल आज हम आपसे पूछ रहे हैं वो यही है कि क्या मोदी की विदेश यात्राओं से भारत की छवि बदली है। हल्ला बोल देखने वाले कई हजार एसएमएस आए हैं। हल्ला बोल देखने वाले 95% जनता ये मानती है कि हाँ, हिंदुस्तान की छवि सुधरी है। संजय निरुपम जी, छवि के ही मारे थे हम यूपीए 2 में, कम से कम वो छवि तो बदल रही है। देखिए, छवि बदल रही है, ठीक हो रही है, इसको स्वीकार करने से पहले आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा 5-7 वर्षों से दुनिया के मानचित्र पर भारत का मान सम्मान बढ़ा है और हमारे प्रधानमंत्री को अक्सर अपने बड़े कार्यक्रमों में जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं वो बुलाती हैं, उनको बड़े आदर के साथ पेश आती हैं और उनसे एक राय मशवरा भी करती हैं। G20 का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर आप कहते हैं कि चीन के साथ हमारा रिश्ता बहुत मजबूत हुआ है, तो चीन तो अभी तक सुधरा नहीं है। चीन डैम बनाया जा रहा है। आप कहते हैं जापान के साथ रिश्ता सुधरा। जापान आज से नहीं, वर्षों से भारत में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एफडीआई दे रहा है। दिल्ली में आपको बहुत सारे फ्लाईओवर्स मिलेंगे और ब्रिज मिलेंगे जो जापान के पैसे से बन रहे हैं। मुंबई में मेट्रो जापान के पैसे से मिले। लेकिन जब मोदी जी जाते हैं तो सिर्फ एमओयू साइन हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ। हमारा कहने का आशय यह है, हाँ, अगर मेडिसन स्क्वायर में मोदी जी का भाषण जिसपे खूब उनको तालियां मिली, इससे मान सम्मान बढ़ता है तो मैं स्वीकार कर रहा हूं। इसको अगर मान सम्मान मानते हैं तो स्वीकार कर रहा हूं मैं। अगर आप कहते हैं कि सिडनी में उनका भाषण हुआ, लोगों ने बहुत तालियां बजाई, इससे मान सम्मान बढ़ा, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन अंततः विदेश नीति की बारीकियों को अगर आप समझेंगे, तो जब किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष कहीं जाता है तो जो विवादित मुद्दे होते हैं उनका समाधान ढूंढ के लाता है। दुर्भाग्यवश अभी तक मोदी जी को इसमें सफलता नहीं मिली है। इसको कृपया करके स्वीकार कर ले। अगर आप बोले कि 4% 5% कम हो गया तो यह प्रधानमंत्री की उपलब्धि नहीं होती है, तो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की बातचीत में निकल के आ जाती है बातें। इसके लिए प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं? हाँ, जहां गए, भूटान गए, फिजी गए, अपना सब कुछ गंवा के आए। फिजी और भूटान को हमने मदद की, नेपाल को हमने मदद की। हमें किसने क्या दिया? हमारे जो विवादित और जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज थे उस पे कहां कोई सॉल्यूशन है? पाकिस्तान के संदर्भ में पूरी तरह से हमारी विदेश नीति। वीना साहब आपसे इत्तेफाक नहीं रखती। वीना साहब बोलना चाह रही हैं आपको। जी, एक बहुत सीधी सादी बात है। हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे प्रधानमंत्री की जो विदेश यात्राएं हैं वो सफल रही हैं। भारत की छवि बदली है, सुधरी है और जो विश्व के लीडर हैं वो भारत में विश्वास रखने को तैयार हैं कि भारत की आर्थिक विकास होएगी, पॉजिटिव तरीके से होएगी। भारत की जो सिक्योरिटी सिचुएशन वो बदलेगी। भारत कैन बी अ गुड पार्टनर फॉर काउंटरिंग ग्लोबल टेररिज्म, ऑल काइंड्स ऑफ टेररिज्म, एंड भारत कैन बी अ ग्लोबल पार्टनर फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी, साइबर। नाउ इसके बाद जब हम तय कर लें कि ये यात्राएं सफल रही हैं, नहीं, हाँ जी, बिना जी हम इस बात को स्वीकार करते हैं। बेहतर होगा भारत की भूमिका बढ़े, हम हमारे जैसे भारतीयों को बहुत प्रसन्नता होगी। लेकिन 6 महीने की उपलब्धि क्या है? आपका एफडीआई नीचे जा रहा है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, आपका एक्सपोर्ट नीचे चला गया। संजय जी, देखिए थोड़ा सा तथ्यों पे क्या एफडीआई तथ्यों पे बात करिए। आपका सीएडी कंट्रोल रहा? तो कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री दौरे पे जा रहे हैं तो भारत के हित में अगर कुछ होता है, अंजना जी, की बात होगी। हमारे जैसे भारतीय लोग इसमें सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे। दुर्भाग्यवश कुछ निकल कर नहीं आ रहा है और इसमें अगर हम टिप्पणी कर रहे हैं तो आपको अगर कष्ट है, कोई दिक्कत नहीं हमें। सिद्धार्थनाथ सिंह साहब, हम बहुत जवाब दे रहे हैं, फिर आप भी 6 महीने में संजय निरुपम जी भ्रमित करने में लगे हुए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्फ्लेशन, महंगाई दर कम हुई है। आपका जो फिस्कल डेफिसिट है संजय जी, आपको शायद गलतफहमी होगी, वो भी प्राइसेस कम नहीं हुई, फिस्कल डेफिसिट कम हुआ है। इसलिए ज्यादा नहीं करे। आज ही का पेपर उठा लेते तो आपको पढ़ने में सहूलियत मिलती। बहुत पेपर में निकला है। आरबीआई की रिपोर्ट है, आरबीआई की रिपोर्ट है। देखिए, जो चीजें हैं जो सामने उसको आपको जबरदस्ती कर रहे हैं। आरबीआई की रिपोर्ट है। जहां तक कि आप निवेश की बात कर रहे हैं, जहां तक कि आप निवेश की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया एक बड़ा भारी प्रोग्राम है। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में वापस आनी चाहिए। उसके लिए आपको देश के अंदर भी विदेश से भी आपको लेकर आना है। आपको अपने देश की मार्केटिंग और वहां पे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो वो हम लोगों के देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या आया? स्मार्ट सिटी आई। स्मार्ट सिटी आप नहीं लाते। स्मार्ट सिटी जापान से आई है, यूएसए से आई है। दोनों जगह से स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें निवेश आ रहा है।
कमिटमेंट हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर लोग आके यूएसए से पिछले तिमाही में डीपीआर बनाना शुरू कर दिया है, जापान से आके वाराणसी में करना शुरू कर दिए। तो ये काम हो रहा है, अब आपको दिखता नहीं है। मैं एक और बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, एफडीआई नीचे गया। अरे सुनिए मेरी बात संजय जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। संजय जी आपको डिस्टर्ब इतना कर दूंगा कि आप बैठ नहीं पाएंगे। संजय जी मैं आपको डिस्टर्ब इतना कर दूंगा कि आप बोल नहीं पाएंगे। शांत हो जाइए, मैं आपसे नहीं बोल रहा था बीच में। भाई साहब, संजय जी सुनिए मेरी बात। और हम आप जैसे लोगों की धमकी में थोड़ी आते हैं भाई। एनर्जी कॉर्पोरेशन, आपका राज है, मतलब कुछ भी धमकी दे दोगे। एक G20 का बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमंत्री ने चाइना के साथ बैठ के किया। उसका एनर्जी कोलैबोरेशन का मतलब होता है एनर्जी डेफिसिट दोनों कंट्री हैं, इंडिया भी है, चाइना भी है, सब कॉन्टिनेंट भी है। हम लोग एक मिलके जो एग्रीमेंट हुआ है, हम लोग एक मिलकर अपनी पॉलिसी बनाएंगे और हम लोग विदेश में कॉम्पीट नहीं करेंगे, तो हम लोगों का जो मार्केट है, जो मार्केट प्राइस है, वो सस्ती मिलेगी। महंगाई कम होगी। आप संजय जी ये सब सुनना नहीं चाहते, जो वास्तविकता है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, संकीर्ण सोच पे मुझे इन पे क्या कह सकता हूं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं संजय जी, एक लाइन में प्लीज, मैं चाहती हूं सलीम साहब भी अपनी बात कह सकें प्लीज। ऑस्ट्रेलिया में एक मिनट सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए जरा अंजना जी। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया में थे, तो उस समय ऑस्ट्रेलिया में चाइना के भी राष्ट्रपति थे। चाइना के साथ ऑस्ट्रेलिया ने तमाम महत्वपूर्ण पैक्ट बनाए, साइन किए। हमारे प्रधानमंत्री के साथ महज एमओयू साइन हुआ है, और एमओयू का कोई वैल्यू नहीं होता। तो जो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी बात कर रहे हैं, उनको नहीं पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में होते हैं तो वहां के अखबार भी कॉग्निजेंस नहीं लेते। चीन के साथ फोकस जो अब आया है आउटस्टैंडिंग इश्यूज पे आया है, जो पहले कई दशकों तक हमने छुआ भी नहीं है। तो इसलिए उम्मीद है कि जब चीन के साथ जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं उन पे अब डिस्कशन होएगी, तो जरूर आर्थिक विकास, तो आर्थिक कोऑपरेशन चीन के साथ तो बढ़ी रही है, लेकिन जो अन्य बातें आपने कही, जापान के साथ जो है उसको अमल करने के लिए $35 बिलियन इन्वेस्टमेंट, सीनियर ऑफिसर जापान के आगे भारत में आ चुके हैं और वो देख रहे हैं कि कौन से प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं। लेकिन आपकी जमीन में यहाँ घर पे क्या बदला है कि उनको अचानक से आश्वासन मिल जाएगा? भारत में भी जो भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर है, उनकी इन्वेस्टमेंट की इंटेंशंस क्या हैं? क्योंकि कई सालों से वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। वो डोमेस्टिक, वो अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर ले जाते हैं। मोहम्मद सलीम साहब, हमारा विदेश नीति का एक कंटिन्यूएशन है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद उस नीति में कुछ पहल हुए हैं, कुछ बदल नहीं हुए हैं। एक बात ये कहना कि एकदम बहुत बड़ा। दूसरी बात है, विदेश मंत्री जो काम कर सकते थे वो काम भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जो इस सरकार की नए तौर तरीका है कि ये वन मैन शो है। दूसरी बात है, समिट लेवल में जहां जाना था प्रधानमंत्री को गए, अच्छी बात है। छवि बना है, वो भी मैं भी बोला हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देश का छवि बनता है तो उसमें अच्छा है। लेकिन ओवरसीज बीजेपी को संगठित करने के लिए अगर देश में जो बनाए छवि, वो विदेश में भी अगर करते हैं, तो वो सरकारी खर्च में भारतीय जनता पार्टी का मेंबरशिप का अगर ड्राइव हो रहा है तो वो हमें आपत्ति है। दूसरी बात, अदानी के लिए अगर इन्वेस्टमेंट के लिए ऑस्ट्रेलिया गए हैं तो वो सफल है। सिंह साहब, बहुत दिनों के बाद आज आप हल्ला बोल में आए हैं, लेकिन आज जबरदस्त आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। सिंह साहब, ऐसा है अंजना जी, अभी संजय निरुपम जी ने कहा, सुनिए, संजय निरुपम जी ने कहा कि चाइना के साथ ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड बहुत बड़ा है, वो $150 बिलियन का है, मगर इंडिया के साथ जो ट्रेड है, संजय जी आपकी नॉलेज के लिए दे रहा हूं, 15 बिलियन का है। 10 साल से आपकी सरकार थी, आप लोग क्या कर रहे थे? ये सवाल तो हमें आपसे पूछना है, आप क्या कर रहे थे? क्यों चाइना के से $150 बिलियन हमारे पास अडानी नहीं थे ना। अरे अडानी नहीं थे, अडानी ने आपके समय में ही, अडानी ने आपके समय में वहां पे इन्वेस्टमेंट किया है और वहां पे कोल माइन ली है। चेयरमैन को लेकर जानकारी होनी चाहिए। सुबह नाश्ता कराते हैं, उसके बाद एग्रीमेंट साइन करते हैं और $1 बिलियन का लोन दिलवाते हैं, क्योंकि हमारी किसी गंभीरता नहीं है। ये देश की विदेश नीति के ऊपर बात हो रही है, थोड़ी सी संजीदगी लाइए। आपको देख के आज दुर्भाग्य लग रहा है कि आप किस प्रकार के अब नेता बनते जा रहे हैं। थोड़ा सा विदेश नीति के ऊपर बहुत सीरियसनेस होनी चाहिए और कांग्रेस को सोचना चाहिए कि उनका प्रवक्ता कितना सीरियस है विदेश नीति के ऊपर बहस करने पर। नहीं, मेरा निवेदन यह है कि आप लोग फर्जी बातें करना बंद कर दीजिए। ओबामा जी से मोदी जी का क्या बात के साथ बैठता है, 150 बिलियन आपने 15 बिलियन तक कहना चाहिए कि हमने क्या किया, क्या मुझे नहीं देना है। एक ब्रेक ले लेते हैं, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
तो सुषमा स्वराज, देश की विदेश मंत्री, ने लगभग ये कह दिया कि प्रधानमंत्री की छवि बहुत अच्छी हुई है, देश की छवि बहुत अच्छी हुई है, पीएम परदेसिया ही सही लेकिन पीएम नंबर 1 बन गए हैं। लेकिन सवाल यही है कि वादा तो देश को नंबर 1 बनाने का है, वो कब पूरा होगा? क्योंकि अभी तक की बातें भविष्य काल में ही दिखाई देती हैं। ब्रेक के लिए भविष्य काल में ही जाना होगा। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और आपके पास वीना सीकरी जी शुरुआत करते हुए, क्योंकि और एक एक करके बोलेंगे तो सब एक दूसरे को सुन पाएंगे। मैं कहना चाहती हूँ कि सफलता प्राप्त हुई है, ये सही बात है। नाउ आगे चल के क्या करना है, द चैलेंजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इस पे हमें अमल करना है। और मेरा ख्याल इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बुलाने के लिए रूल्स ऑफ रेगुलेशंस को दोबारा देखना, उसको फैसिलिटेटिंग करने के लिए। दूसरी बात की ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, स्किल्स हम कैसे बनाएं, तकनीकी टेक्नोलॉजी, वो भी हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत बातचीत की है। सेंटर स्टेट रिलेशन की बात है और खास करके हमारे नेबरिंग देशों के साथ, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल का बांग्लादेश के साथ रिश्तों के साथ बहुत बातें जुड़ी हुई हैं। हमारे प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट में गए थे, म्यांमार के रिलेशन नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हुए हैं। नेपाल के साथ देखिए हमने सफलता प्राप्त की है, वो पंचेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी बन गई है। तो मेरा ख्याल ये अगर हम इम्प्लीमेंटेशन पे जोर दें, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का तो आई भी शुरू नहीं हुआ है ना? नहीं होगा, हो रहा है, साथ ही साथ हो रहा है, क्योंकि जो डिसीजंस हो रहे हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे अमल हो रही है कि कैसे हो रहा है। जैसे कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है बांग्लादेश के साथ, वो अब पार्लियामेंट में अब वोटिंग होगी और एक बहुत बड़ी अड़चन जो थी इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में, वो अब हट जाएगी, क्योंकि इसी सेशन में उस पे मेरे ख्याल बांग्लादेश में हमारे पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हो जाएगी। और सिमिलरली अगर आप देखें तो जापान के साथ प्रोजेक्ट्स एग्री हो जाएंगे, प्रेसिडेंट ओबामा आएंगे रिपब्लिक डे के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी बात है और डिसीजन वहां पे होंगे। लेकिन साथों साथ वो कंपनीज कैसे आए, वो कंपनीज अपना इन्वेस्टमेंट क्यों लाएंगे, जब वो चाहते हैं ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ह्यूमन स्किल्स डेवलपमेंट, कि उनको लोग यहाँ पे मिले जो उनके साथ काम करें। ह्यूमन स्किल एक दिन में तो डेवलप होता नहीं है, उसके लिए आपको एक प्लान प्रोग्राम चाहिए होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये सब। और इसलिए उम्मीद है कि जो बजट सेशन होगा उसमें जो नए ढांचे दिखेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जो अगला स्टेज होगा, उसमें स्पेसिफिक चीजें आएंगी। संजय निरुपम जी, दो बातें करूंगा मैं। सबसे पहले बीना जी जापान को लेकर के जो इतनी खुश हैं, आशान्वित हैं, उनको शायद जानकारी नहीं है, पिछले 2 क्वार्टर से जापान का जीडीपी ग्रोथ लगातार नीचे जा रहा है। और जब 2 क्वार्टर किसी भी देश का जीडीपी नीचे जाता है तो उसको कहते हैं मंदी के दौर से गुजर रहा है। जापान जो मंदी के दौर से गुजर रहा है, भारत को कितनी मदद करेगा मुझे नहीं मालूम, मदद करेगा मुझे खुशी होगी। दूसरी बात, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा थोड़ी संजीदगी से बात करिए, मुझे कहने के बजाय अपने प्रधानमंत्री को बोलिए ना, संजीदगी से पेश आए। वो जाते हैं एक व्यापारी को नाश्ते के टेबल पे बैठाते हैं, स्टेट बैंक के चेयरमैन को साथ में लेते हैं, ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री को साथ में लेते हैं और उनके धंधे को कैसे प्रमोट किया जाए इस दिशा में प्रयास करते हैं। इसको संजीदगी कहते हैं। विदेश नीति में दूसरे देशों के साथ संबंध बनाते समय निश्चित तौर पर गंभीरता से पेश आना चाहिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री उतनी गंभीरता नहीं दिखा रहे। जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क मोहम्मद सलीम साहब, भारतीय जनता पार्टी के साथ इसको स्वीकार कर ले। जी मोहम्मद सलीम साहब, हमारी पहल अच्छी है लेकिन कामयाबी अभी तक नहीं मिली है। कामयाबी की आशा की जा सकती है, लेकिन विदेश नीति का सबसे बड़ा चुनौती हमारा जो आतंकवाद है, जो प्रधानमंत्री भी कहे, भाजपा भी कही, अभी हमारे लोग फंसे हुए हैं पश्चिम एशिया में, उसको लौटाने के बारे में सरकार का पहल कहाँ है, सरकार किस दिशा में जा रही है। जहां चुनौती है, जहां चैलेंज है, वहां तुमको दिखने नहीं मिल रहा है। और बांग्लादेश के साथ अच्छा हुआ, बीजेपी पहले विरोध कर रही थी, अब वो सरकार में आ गई है तो उस बिल को पास करा रही है, बिल पास कर लेंगे। बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है 2011 में विरोध नहीं कर रही थी। ठीक है, चलिए सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, कंक्लूडिंग रिमार्क। जो लोग बहुत अच्छी नीयत भी रखते हैं, विश्वास करते हैं, क्योंकि बहुत उम्मीदों के साथ इस देश ने इस सरकार को चुनी है, वो सब चाहते हैं कि ये यूफोरिया अपनी जगह पर है, लेकिन अगर देश के अंदर अपने घर को दुरुस्त हम नहीं कर पाए तो ये जो प्लान्ड और प्रॉमिस्ड इन्वेस्टमेंट है सब हवा। देखिए अंजना जी, विपक्ष चाहता है कि पहले फल आ जाए पेड़ पे और फिर आप बीज बोइए। बीज जब बोएंगे तो फल बाद में आएगा और फिर फल खाने का सबको सौभाग्य भी मिलेगा। आज बीज बोया जा रहा है, समय देना पड़ेगा, फल आएगा पेड़ में, मगर जब आप बीज ही नहीं बोएंगे तो फल कहां से आएगा। और कांग्रेस लोगों ने कहीं बीज बोया होता तो आज हम सब लोग उसको फल खा रहे होते। दूसरी चीज, मैं बड़ी अहम चीज कहने जा रहा हूं, क्योंकि संजय जी ने एक विषय उठाया, मैं जरा इनसे पूछना चाहता हूं, 10 साल तक की आपके प्रधानमंत्री या हमारे देश के जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, वो नेपाल क्यों नहीं गए? क्या कारण है कि नेपाल, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका के अंदर हमने खुली छूट दे दी चाइना को, और चाइना वहां पे हम फिर उस रास्ते जाएंगे और आज हम कमजोर हो गए। हम फिर उस रास्ते जाएंगे सिद्धार्थ जी, तो बहस से भटक जाएंगे। सवाल यह है कि अब की बार मोदी सरकार, लेकिन देश चाह रहा है उद्धार, और ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। पिछले 10 वर्षों को तो ही नकारा देश ने ना, आप देखते रहिए आज तक। बहुत 6 महीने में कैसे कर देंगी?